तुम्हें शर्म नहीं आती? पूरे घर का बोझ उठाते हुए हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने। सासू माँ की तेज आवाज ने पूरे ड्राइंग रूम का सन्नाटा तोड़ दिया। दीवारों पर टंगे राधा कृष्ण के चित्र भी जैसे उस घृणा को देखकर चुप थे। गौतम ने सिर झुकाया हुआ था, हाथ में चाय की ट्रे पकड़े जैसे किसी अपराध की सजा काट रहा हो। अरे कविता, तुम ही देख लो इस मर्द को। घर में बैठा मटर छील रहा है और हमारी बेटी ऑफिस की दौड़ में पसीना बहा रही है। क्या यही दामाद लाए थे हम? सासू माँ शकुंतला देवी की जुबान में जहर था। दीदी, सच कहूं तो आप लोगों का बड़ा दिल है जो इसे इतने दिन झेल लिया, वरना हमारे यहां तो पहले ही निकाल फेंका जाता। कविता भाभी ने मुस्कुराते हुए ताना मारा। गौतम ने चुपचाप ट्रे मेज पर रखी, फिर अवनी की ओर देखा, जो अब तक मोबाइल में आंखें गाड़े बैठी थीं। उसकी आंखों में कोई भाव नहीं थे, जैसे उसका पति उसकी जिंदगी में कोई अहमियत नहीं रखता। गौतम, दूध में उबाल नहीं आया क्या? चाय ऐसे जैसे पानी में रंग मिला हो। अवनी ने चाय का कप नीचे रखते हुए कहा। मैं अभी दूसरी बनाता हूं, गौतम ने धीमे से जवाब दिया और वापस रसोई की ओर चल दिया। ये उसका रोज का ही नहीं, बल्कि बीते 3 सालों का जीवन था। एक घर जमाई जिसे कभी दामाद का मान नहीं मिला, और पति का दर्जा तो जैसे कभी था ही नहीं। रात 11:47 PM। गौतम का कमरा अंधेरा कमरे में पसरा हुआ था। खिड़की से चांद की रोशनी हल्के हल्के फर्श पर पड़ रही थी। अलमारी से एक पुरानी डायरी निकाली और टेबल लैंप की रोशनी में लिखना शुरू किया। 3 साल 98 दिन 280 घंटे। मैंने अपनी पहचान छिपाकर इस घर की दीवारों में खुद को कैद कर लिया है। मैं गौतम सिंह राठौड़, रंजोर का छोटे हुक्म, आज भी बर्तन मांज रहा हूं। उसके हाथ कांप गए, पर उसने लिखना बंद नहीं किया। 4 साल पहले फ्लैशबैक, राजस्थान की रेत में बसा रंजोर राज्य। ऊंचे महल, संगमरमर की दीवारें, तलवारों की गूंज और सैनिकों की परेड। छोटे हुक्म, अगले सप्ताह आपकी राज्यसभा की सदस्यता की घोषणा होगी। बड़े हुक्म चाहते हैं कि आप इस जिम्मेदारी को संभालें। गौतम ने धीरे से आंखें बंद कीं। वह कभी ताज का भूखा नहीं था। राजसी ठाठ से उसे घुटन होती थी। वह आजाद होना चाहता था, अपनी पहचान खुद बनाना चाहता था। दिल्ली में एक सामाजिक सम्मेलन में उसकी मुलाकात अवनी अग्रवाल से हुई, एक आत्मनिर्भर, निडर और व्यावहारिक लड़की। अवनी ने कभी उससे यह नहीं पूछा कि वह कौन है, क्या करता है, कितना कमाता है। और वहीं गौतम को पहली बार किसी से सच्चा अपनापन महसूस हुआ। उन्होंने शादी कर ली, बगैर किसी धूमधाम के। गौतम ने जानबूझकर अपने परिवार को दूर रखा, क्योंकि वह जानता था कि राजसी ठाठ दिखा तो अवनी की दुनिया ही बदल जाएगी। लेकिन अग्रवाल हाउस में कदम रखते ही वह जान गया, यह फैसला आसान नहीं था। यहां उसे अपनापन नहीं मिला, सिर्फ ताने, तिरस्कार और उपेक्षा मिली। वर्तमान में वापसी। सुबह 6 AM। गौतम ने नहाकर भगोने में पानी भरा और चाय बनाने लगा। सासू माँ की आंख खुली और सीधा किचन में पहुंच गईं। आज सुबह कौन सा काम धाम दिखा दिया बेटा जी? कोई नौकरी मिल गई क्या? गौतम ने नम्रता से जवाब दिया। नहीं माँ, बस यूं ही उठ गया। माँ मत कहो मुझे, मेरे बेटे जैसा कोई निकम्मा नहीं है, कहकर वह वहां से चली गई। गौतम जानता था ये ताने अब उसकी जिंदगी का हिस्सा है। एक चिट्ठी और सब कुछ बदल गया। पोस्टमैन ने उसे एक सील बंद लिफाफा पकड़ दाया, रंजोर से। लिफाफे के अंदर वजीर जी का पत्र था। छोटे हुक्म, बड़े हुक्म की तबीयत नाजुक है, राज्य संकट में है, आपको लौटना होगा। लेकिन एक शर्त है, जिसे बिना माने आप वापस सिंहासन पर नहीं बैठ सकते। गौतम की आंखों में ताज नहीं, लेकिन चिंता चमक उठी। शर्त क्या होगी? क्या मैं वाकई इस जीवन को छोड़ पाऊंगा? और अवनी, क्या वह मुझे समझेगी? रात 9 PM। ड्राइंग रूम में फिर बवाल। तलाक की अर्जी डालो अवनी, इस आदमी के साथ कोई भविष्य नहीं है। सासू माँ ने दबी जुबान में नहीं, बल्कि पूरे मोहल्ले को सुनाकर कहा। अवनी चुपचाप बैठी रही, लेकिन इस बार गौतम ने जवाब दिया। अगर मैं सच में निकम्मा होता तो क्या आपकी बेटी आज इतनी सफल होती? मैंने अपने नाम से नहीं, अपने काम से उसे चलने दिया है। सन्नाटा। पहली बार गौतम की आवाज में खुददारी थी। और अगर 1 हफ्ते में मेरी सच्चाई सामने ना आई तो आप मुझे घर से निकाल दीजिए, पर तब पछताना मत, वह कहकर कमरे में चला गया। कमरे में अवनी और गौतम आमने सामने,
सच क्या है गौतम? अवनी की आंखों में तीखापन था। गौतम ने बिना कुछ बोले एक दस्तावेज उसकी ओर बढ़ाया। वह पढ़ने लगी। गौतम सिंह राठौड़, उत्तराधिकारी, रंजोर राज्य। ये मजाक है? काश होता, लेकिन मैं ही वो भागा हुआ राजकुमार हूं जिसे तुम हर दिन नौकर समझती रही। अवनी का चेहरा सफेद पड़ गया। तो 3 साल से ये सब क्यों? क्योंकि मैं जानना चाहता था कि कोई मुझे मेरे नाम से नहीं, मेरे अस्तित्व से चाहे। और अब मुझे जाना होगा, शायद हमेशा के लिए। अवनी की आंखों में पहली बार कुछ टूटा। तुम्हें जाना है तो चले जाओ, लेकिन मेरे सवालों के जवाब देकर जाना। अवनी की आंखों में न तो आंसू थे, न ही कोई शिकायत, बस एक ठहराव था, जैसे एक तूफान अब अंदर ही अंदर सब कुछ बहा चुका हो। गौतम ने उसका चेहरा देखा, वही चेहरा जिससे उसे सुकून मिलता था, आज किसी अजनबी की तरह दिख रहा था। पूछो, गौतम ने कहा, क्या कभी मुझसे प्यार किया था या सिर्फ एक अनुभव था, राजा बनकर सामान्य जीवन जीने का? गौतम की आंखें नम हो गईं, लेकिन उसकी आवाज स्थिर रही। मुझसे प्यार हुआ तब जब तुमने मेरी टूटी साइकिल को खुद अपने हाथों से ठीक किया था। अवनी के गले में जैसे कांटे अटक गए। फिर क्यों छुपाया? क्योंकि मैं चाहता था कि कोई मुझे मेरे बिना नाम के पहचान दे, मोहब्बत दे। एक नामदार से मोहब्बत सबको होती है, लेकिन एक बेनाम के लिए क्या कोई दिल खोल सकता है, ये देखना चाहता था। और अब मुझे रंजोर जाना होगा, लेकिन साथ में सिर्फ विरासत नहीं, बहुत भारी शर्त भी है। क्या? मैं तुम्हें छोड़ दूं? कमरे में जैसे सन्नाटा जम गया। तुम्हारे जाने के बाद मैं इस घर में क्या करूंगी गौतम? अवनी की आवाज फूट पड़ी। तुम वही करोगी जो अब तक करती आई हो, सबकी सुनना, सबको सहना। बस इस बार शायद मेरी कमी महसूस होगी। अवनी का चेहरा एक पल के लिए पत्थर बन गया। अगली सुबह रंजोर महल रंजोर की दीवारें अब बूढ़ी लगने लगी थीं, जैसे गौतम के लौटने का इंतजार करते करते उन्होंने वक़्त का रंग चुरा लिया हो। महल के अंदर वजीर जी और राज परिवार मौजूद था। छोटे हुकुम, आप आ गए। अब निर्णय स्पष्ट कीजिए। क्या आप अपने सिंहासन का उत्तराधिकार स्वीकार करते हैं? हाँ, लेकिन आपकी शर्त क्या है? आपको रानी रत्नप्रिया से विवाह करना होगा। गौतम चौंक गया। विवाह? मैं पहले से विवाहित हूं। लेकिन अग्रवाल परिवार के साथ आपका विवाह राजसी दस्तावेजों में मान्य नहीं है, और राज्य की सुरक्षा, सम्मान और उत्तराधिकारी के लिए यह विवाह आवश्यक है। गौतम की आंखों में गुस्सा, पीड़ा और लाचारी का तूफान एक साथ उमड़ पड़ा। यह बलिदान है या व्यापार? उसने पूछा। राजघराने में सब कुछ नीति से चलता है, हुकुम। भावनाएं बाद में आती हैं। गौतम कमरे से बाहर निकल गया। हवा में रेत उड़ रही थी और उसकी आंखों में अवनी का चेहरा। अवनी के घर शाम 7 PM तीसरी बार घंटी बज चुकी थी। दरवाजा अवनी ने खोला। सामने खड़ा था एक रॉयल दूत। श्रीमती अवनी, गौतम सिंह राठौड़ को रंजोर राज्य की ओर से आमंत्रण पत्र सौंपना है। अवनी ने पत्र खोला। गौतम की ताजपोशी की रस्म का निमंत्रण था, लेकिन मेहमान की तरह उसका मन कांप उठा। दामाद नहीं, अब हमारे महाराज बनने जा रहे हैं, शकुंतला देवी ने ताना मारा। अवनी चुप रही, लेकिन उसकी आंखों में अब ठहराव की जगह आग थी। 2 दिन बाद रंजोर महल गौतम शाही वस्त्रों में तैयार था, हाथ में तलवार, सिर पर मुकुट और दिल में एक बगावत। शादी की तारीख तय करो, लेकिन मैं किसी और से विवाह नहीं करूंगा। बड़े हुकुम सामने आकर बोले, तो राज्य का भविष्य अधर में लटक जाएगा। तो रहने दीजिए, मुझे राज्य नहीं चाहिए, लेकिन झूठी जिंदगी भी नहीं चाहिए। महल में हलचल मच गई। वहीं अवनी की एंट्री महल की सीढ़ियों पर जब एक साधारण साड़ी में लिपटी, आंखों में हिम्मत और होठों पर तिरस्कार लिए अवनी ने कदम रखा, तो दरबार सन्न रह गया। मैं गौतम राठौड़ की पत्नी हूं, और अगर मेरे पति को शर्त दी गई है तो मेरा अधिकार भी मांगूंगी। तुम? वजीर जी चौंक गए। हाँ, मैं। और आज यहां ये पूछने आई हूं, क्या आप लोग मुझे उस सिंहासन के योग्य मानते हैं, या सिर्फ उस रानी को जो गोत्र, खानदान और कुलीनता से जन्मी हो? राजसभा में चुप्पी छा गई। बड़े हुकुम ने धीरे से कहा, अगर तुम एक परीक्षा में उतर सको तो हम मान लेंगे कि तुम रानी बनने योग्य हो। परीक्षा? अवनी मुस्कुराई। मुझे आदत है हर दिन इम्तिहान देने की। परीक्षा की शर्त
7 दिन की परख 1 दिन रसोई की जिम्मेदारी 2 1 दिन गरीबों की सेवा 3 1 दिन हथियार चलाने की परीक्षा 4 1 दिन महल की प्रशासनिक जिम्मेदारी 5 1 दिन बच्चों की शिक्षा पर कार्य 6 1 दिन कूटनीतिक मेहमानों से व्यवहार 7 अंतिम दिन प्रजा के बीच खुला संवाद। गौतम ने अवनी की आंखों में पहली बार गर्व देखा। रात गौतम और अवनी, तुम यहां क्यों आई? गौतम ने पूछा। क्योंकि किसी और के लिए अपना प्यार छोड़ना मुझसे नहीं होगा, और अगर तुम्हारा राज्य मेरी मौजूदगी से कांपता है तो मुझे उस कांपती नींव को पकड़कर मजबूत करना है। गौतम ने पहली बार उसका हाथ थामा। अब हम साथ हैं। रात के तीसरे पहर महल की छत पर खड़ा गौतम उस चांद को देख रहा था जो अवनी की आंखों में हर रात उतरता था। नीचे महल के गलियारों में रानी रत्नप्रिया अपने कमरे में दस्तावेजों को देख रही थी। दरबार में उसकी शादी की चर्चा रुक गई थी, लेकिन सवाल हवा में अब भी तैर रहे थे। अवनी ने अपना पहला इम्तिहान सुबह से देना था, राजसी रसोई की जिम्मेदारी। सुबह 5 बजे अवनी ने रसोई में कदम रखा, जहां चमचमाती परातें, तांबे के बर्तन और राजा के लिए 7 व्यंजन बनाने की परंपरा थी। आप रानी होंगी? एक बुजुर्ग रसोइया ने संदेह से पूछा। अवनी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, फिलहाल रसोई की सेविका हूं, बाद में जो तय हो देखा जाएगा। अवनी ने खिचड़ी नहीं, 7 राजसी व्यंजन बनाए। राजस्थानी केरसांगरी, गट्टे की सब्जी, दाल बाटी चूरमा, मिर्च का अचार, बेसन की खड़ी, मोहन थाल और केसरिया दूध। जब नाश्ता गौतम के कमरे में परोसा गया, वह मुस्कुरा उठा। माँ के हाथों जैसा स्वाद है, उसने धीमे से कहा। यह आपकी परीक्षा का पहला दिन है। वजीर जी बोले, पर स्वाद और सेवा ने दरबार को प्रभावित किया है। दूसरा दिन, गरीबों की सेवा। महल से बाहर पहली बार कोई रानी की उम्मीदवार कच्ची बस्तियों में गई। अवनी ने वहां बच्चों को खाना परोसा, महिलाओं को चप्पल बांटी और एक गर्भवती महिला को अपनी साड़ी फाड़कर पट्टी बांधी। यह दृश्य महल तक पहुंचा। रानी बनने के लिए सिर्फ खून नहीं, करुणा चाहिए, बड़े हुक्म ने रानी मां से कहा। तीसरे दिन, हथियारों की परीक्षा। अवनी को तलवार, धनुष और चक्र चलाना था। सब दरबार में इकट्ठा थे। मुझे युद्ध नहीं आता, लेकिन अपनों की रक्षा करना मैंने सीखा है, उसने कहा। एक नकली युद्धाभ्यास में अवनी ने एक सैनिक की तलवार को खाली हाथों से रोका। उसकी हथेली कट गई, पर उसने कहा, अगर राजा घायल हो तो रानी को खून बहाना चाहिए, पीछे नहीं हटना। गौतम उस कटे हाथ को देखता रह गया। रानी रत्नप्रिया पहली बार चुप रही। चौथे दिन, प्रशासन। महल की नीतियों पर दस्तावेज लाए गए। अवनी ने सभी को पढ़कर निर्णय लिया कि रंजोर में हर महिला को जमीन के नाम पर हिस्सा मिलेगा। वजीरों ने विरोध किया। क्या आप चाहते हैं रानी सिर्फ सिंगार करे या निर्णय भी ले? उसकी आवाज में गूंज थी। 5वां दिन, शिक्षा। अवनी ने गांव की पाठशाला जाकर बच्चों को पढ़ाया। एक बच्ची से पूछा, तू क्या बनना चाहती है? रानी, वह बोली। क्यों? क्योंकि रानी रोती नहीं, लड़ी है। अवनी की आंखें नम हो गईं। छठा दिन, कूटनीतिक वार्तालाप। महल में पड़ोसी राज्य के राजा और राजकुमार आए। अवनी ने उन्हें आदर से परोसा और एक राजनैतिक प्रस्ताव दिया। अगर आपकी सेना हमारे व्यापार मार्गों की रक्षा करेगी तो हम आपके राज्य को बिना कर वसूली के व्यापार की छूट देंगे। राजा मुस्कुराया। इस स्त्री में नीति और बुद्धि दोनों हैं। 7वां दिन, आम सभा। प्रजा के बीच अवनी खड़ी थी। अगर मैं रानी बनी तो हर स्त्री को उसकी पहचान वापस दिलाऊंगी। रानी सिर्फ राजसी नहीं, जन की भी होनी चाहिए। प्रजा ने पहली बार कोई निर्णय ताली बजाकर स्वीकार किया। महल की दीवारें अब उसका नाम जानने लगी थीं। राजसभा, निर्णय का दिन। अवनी, क्या तुम रानी बनने के लिए तैयार हो? वजीर जी ने पूछा। नहीं, अवनी ने कहा, मैं रानी बनना नहीं चाहती। मैं बस अपने पति के साथ एक सामान्य जिंदगी चाहती हूँ। सिंहासन मुझे नहीं चाहिए, बस उसका हाथ चाहिए। गौतम ने सभा के बीच आकर उसका हाथ थाम लिया। ताज मुझे चाहिए था, पर अगर उसकी कीमत तुम्हारी दूरी है तो मैं सब छोड़ दूंगा। रानी रतनप्रिया आगे बढ़ी। गौतम, तुमसे शादी की शर्त मैंने कभी नहीं रखी थी। यह दरबार की साजिश थी। मैं भी आजाद रहना चाहती हूँ, नफासत में कैद नहीं। सभी चौंक गए।
बड़े हुक्म ने सिंहासन से उतरते हुए कहा, अगर मोहब्बत इतनी मजबूत हो तो राज्य की रक्षा हो सकती है। मैं रिटायर होता हूं। नया राजा और रानी गौतम और अवनी होंगे। दरबार गूंज उठा। रात। गौतम और अवनी का कमरा। तुमने फिर जीत ली दुनिया, गौतम ने कहा। नहीं, मैंने तुम्हें पाया और वो दुनिया से कहीं बड़ा है। गौतम ने उसका हाथ चूमा। बाहर जश्न हो रहा था, अंदर दो दिलों ने एक नया राज्य बनाया, विश्वास का।